Hello everyone, this is Sunita Chaudhary, Associate Professor Physics, MLB Government College, भीलवाड़ा। बीएससी पार्ट थर्ड की न्यूक्लियर फिजिक्स की आज की क्लास का टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब भी कई सारे कण मिलकर एक स्थायी नाभिक की रचना करते हैं तो जो वो स्टेबल न्यूक्लियाई बना है उसका मास जिन कणों से मिलकर वो बना है उनके द्रव्यमान के योग से हमेशा कम होता है। द्रव्यमान में जो यह कमी आती है इसको हम द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट अप इनटू फ्री न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी किसी भी एलिमेंट की उसके एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास नंबर A पर डिपेंड करती है। और जैसा हम जानते हैं द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है, तो आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से अपने द्रव्यमान के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, B = डेल्टा mc²। ठीक है, नाउ ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसका मान सभी स्थायी न्यूक्लियाइज के लिए ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग एलिमेंट से हायर ऑर्डर के एलिमेंट में जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ने के कारण उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो अगर हम उनकी तुलना करना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें तो ओनली बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करेंगे, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसका सिंबल है B²। तो जब बाइंडिंग एनर्जी BAZ को एटॉमिक मास नंबर A से डिवाइड किया जाता है, देन वी गेट ए न्यू पैरामीटर विच इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो मतलब कि ये वो पैरामीटर है जिसके बेसिस पर अपने नाभिकों के स्थायित्व का कंपैरिजन या तुलना कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी स्थायी नाभिक मिलते हैं, अगर उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का हम एक ग्राफ प्लॉट करें B² वर्सेस A, then it gives a very useful information about the nuclear force और इंटरेक्शन, जिसके कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाउंड होकर एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो दिस इज द टेबल। ये जो टेबल है इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, लाइट न्यूक्लियाइज के लिए जो E1A न्यूक्लियाई है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू दिखाई दे रही है जो MeV ऑर्डर की है। और यहाँ दिखाई देता है E1 न्यूक्लियाई, मतलब जहाँ प्रोटॉन की संख्या E1 और न्यूट्रॉन की संख्या E1 है, वो वाले न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी ज़्यादा होती है, वो स्टेबल होते हैं। ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट किया गया है बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस A का ग्राफ, सिर्फ हल्के नाभिकों के लिए, मतलब लाइट न्यूक्लियस के लिए, जहां A का मान लगभग 20 से 30 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज इंक्रीजिंग विथ A, और कुछ इंटरमीडिएट पीक्स अपने को मिल रहे हैं A = 4n पे, मतलब जैसे हीलियम के लिए 4, 8, 6, 12, 16 और नियॉन के लिए 20। ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं ये अपने नेबरहुड न्यूक्लियाई से इनकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा अपने को दिखाई दे रही है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर एटॉमिक मास नंबर A रिप्रेजेंट किया गया है 2 से लेकर 240 तक, और वाई एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है जिसकी यूनिट है MeV पर न्यूक्लियन। यहाँ पर जो अपने को ग्राफ दिखाई दे रहा है वो ग्रॉस फीचर दिखा रहा है कंप्लीटली, जितना भी अपने न्यूक्लियाई हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वेरिएशन A के साथ किस तरह से होता है। और ये शो करता है कि हमें इसका एक लगभग एवरेज वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, एक फ्लैट कर्व मिल रहा है और मीडियम रेंज के लिए, जहाँ पर इसका मान 8 MeV का ऑर्डर का है। तो इससे हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं जो कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको पॉइंट आउट करके अपने चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राफ अपने को मिला उससे अपने क्या रिवील होता है कि जो लाइट न्यूक्लियाइज हैं, हल्की नाभिक हैं, लगभग A की वैल्यू जहाँ 20 तक है, उनमें
A इक्वल्स टू 4n वाले न्यूक्लियाइज के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट कम्स आउट टू बी आउटस्टैंडिंगली लार्ज। तो यहाँ पर जो पीक दिखाई देते हैं किसके लिए, जहाँ प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है और साथ में इवन होती है। ये शो करता है कि जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी स्टेबल, और अल्फा पार्टिकल की बंचेस में जिन न्यूक्लियाइज का स्ट्रक्चर होगा वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। नेक्स्ट, B bar increases rapidly for A 2 to 20 with intermittent peaks at A equals to 4n जो हम देख रहे हैं, then increase slowly and reaches maximum for a particular nuclei Fe56। ठीक है, आयरन का एक आइसोटोप जिसके लिए A का मान 56 होता है वो नेचर में मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू आती है 8.79 MeV पर न्यूक्लियन। देन A इक्वल्स टू 56 से जो हैवी न्यूक्लियाई है उनके लिए B बार डिक्रीजेज स्लोली एंड मोनोटोनिकली एंड रिचेज टू 7.8 फॉर यूरेनियम 238। अब यहाँ पर हम ग्रॉस फीचर देखें तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो B बार है दैट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। जो मीडियम और हैवी न्यूक्लियाई है जहाँ पर A का मान 30 से लेकर 120 तक है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान लगभग नियत प्राप्त होता है 8.5 से लेकर 8.9 MeV पर न्यूक्लियन तक। तो ये जो कर्व हमें फ्लैट मिल रहा है ये न्यूक्लियर इंटरेक्शन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को रिवील करता है विच इज सैचुरेशन नेचर, जो ये बताता है कि जो न्यूक्लियंस हैं वो अपने नेबरहुड न्यूक्लियन से ही इंटरेक्ट करते हैं, जो फार न्यूक्लियन है उनसे उनका इंटरेक्शन नहीं होता। साथ में इस ग्राफ से हमें दो और चीज़ों की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है दैट इज न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हैवी न्यूक्लियाइज होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है दैट इज कम स्टेबल है, तो ये टूटकर दो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई बनने की इनकी प्रोबेबिलिटी होगी जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए जो कि न्यूक्लियर फिशन की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। इसी तरह से जो दो लाइट न्यूक्लियाइज हैं वो जॉइन होकर एक बिग न्यूक्लियाई बनाएंगे जिससे उनकी बाइंडिंग एनर्जी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दिस लीड्स टू द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नाउ एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिखाई देती है कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के लिए जिन नंबर्स को हम मैजिक नंबर कहते हैं, ये कौन कौन से हैं, दीज आर 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। 126 यहाँ पर प्रोटॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो किसी भी न्यूक्लियाई के लिए अगर प्रोटॉन की संख्या इनमें से है, न्यूट्रॉन की संख्या इनमें से है या पूरा जो परमाणु भार संख्या है वो इनमें से है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा देखी गई अपने नेबरहुड न्यूक्लियाइज के कंपैरिजन में, जो ये उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो करता है। और ऐसे न्यूक्लियाई जो डबली मैजिक नंबर को कैरी करते हैं दे शो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। इसके एग्जाम्पल हैं हीलियम, ऑक्सीजन 16, कैल्शियम 40 एंड लेड 208। ग्राफ को देखकर ये पता चलता है कि जो लाइट न्यूक्लियाइज हैं उनमें स्टेबल न्यूक्लियाइज के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, और हैवी न्यूक्लियाइज के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, दे आर ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ जो ये कंप्लीट ग्राफ अपने ने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए का जो ग्राफ है, इससे हमें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या चीज़ पता चल रही है उसको हम समराइज करें तो हम देखते हैं कि कुछ न्यूक्लियंस जब मिलकर एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है, ये न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट इसमें आ रहा है। तो जैसा हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद ओवर एक वाइड रेंज वो कांस्टेंट हो जाती है। ये क्या शो करता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका नेचर कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ न्यूक्लियंस शॉर्ट रेंज अपने क्लोज रेंज के जो न्यूक्लियंस हैं उन्हीं से इंट्रैक्शन करते हैं, जो ज़्यादा डिस्टेंस पे न्यूक्लियंस हैं उनसे इंट्रैक्शन नहीं करते, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से इंट्रैक्शन होगा और न्यूक्लियंस बढ़ाने पर उनसे इंट्रैक्शन नहीं होगा, जो कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। इसी कारण नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ने पर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होने की बजाय ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, which leads to the very important property of nuclear force, which is saturation property. That's all for today. Thank you.